यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के गणित का पेपर, जिसका कोड है 324 FA 2024 का चौथा सेट है। इससे पहले के 3 जो सेट हैं उनको हमने पार्ट वाइज सॉल्व किया है, प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। क्योंकि आगे के सेटों में जो भी सवाल कॉमन होते जाएंगे, यानी जो पीछे के सेटों में रिपीट हो रहे हैं, हम उन सवालों को छोड़ते हुए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल नंबर 1 और सवाल है अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q पर एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है कि A रिलेट्स करता है B से और इस तरीके से कि A की वैल्यू है 1/B। तो यहाँ पे कुल 4 ऑप्शन है, स्वतुल्य का, सममित का और संक्रमक। तीनों में 3 शब्द हैं। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हम बात करें स्वतुल्य की, तो स्वतुल्य का मतलब होता है कि A रिलेट्स A, यानी A इक्वल 1/A। तो नामुमकिन है, कोई भी नंबर अपने व्युत्क्रम के बराबर नहीं हो सकती। केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जबकि A की वैल्यू हो 1। तो अब यहाँ पे चूंकि संकेत में पहले से परिमेय संख्याओं की तरफ इशारा करके रखा है, तो यहाँ से A की वैल्यू 1/A बनाना स्वतुल्य को नहीं दर्शाएगा, मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। क्या सम्मिति है? तो B की वैल्यू 1/A के बराबर हो सकती है और A की वैल्यू तो 1/B है ही। जब हम B को यहाँ कर देंगे, A को यहाँ, यानी ये सममित है। क्या ये संक्रमक है? तो संक्रमक का पहचान बनाने के लिए हम मान लेंगे कि B की वैल्यू है 1/C। उसके बाद हमें प्रूफ करना होगा कि A की वैल्यू आएगी 1/C या नहीं। तो आप जब वो तीसरा टर्म प्रूफ करोगे तो वो तीसरा टर्म भी प्रूफ नहीं होगा, यानी इसमें संक्रमक और स्वतुल्य के लक्षण नहीं है, केवल इसमें सममित के लक्षण हैं। तो इन चारों में से हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है इसका, इसमें लिखा हुआ सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रमक नहीं, इसमें संक्रामक लिख दिया है, ये संक्रमक। सवाल नंबर पहले का दूसरा खंड है, क्रमांक इसका। मान लीजिए कि A की वैल्यू है 1 2 3 और B की वैल्यू है 4 5 6 7 और F की वैल्यू दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6, यानी 1 4 के साथ कनेक्ट है, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ, यानी 1 1 का कनेक्शन है, यानी ये एक की फॉर्म में यहाँ पे फलन है। और तीसरा खंड है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी A की वैल्यू है √3, मॉड ऑफ B यानी B की वैल्यू है 2, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ √6। तो कहा है A और B के बीच का कोण बताओ। ये है सवाल नंबर 1 का तीसरा खंड। तो सूत्र होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B, यानी केवल AB इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि A डॉट B, इसकी वैल्यू √6 दिया हुआ है, मॉड A की वैल्यू √3 है और एक की वैल्यू 2 है, केवल 2 है, रूट में नहीं है, केवल 2 है, इंटू cos थीटा। तो √3 से √6 को कैंसिल करेंगे तो आएगा √2 इक्वल टू cos थीटा, यानी सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू बनेगी √2/2, यानी 1/√2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिलेगी π/4, क्योंकि cos 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है। तो ये विकल्प में खोजते हैं तो और हमें मिलता है यहाँ पे विकल्प इसका जो दूसरा है ये सही है। चौथा खंड है sin स्क्वायर x dx का मान बताओ। सवाल नंबर 1 का चौथा खंड है, समाकलन करना है sin स्क्वायर x dx। तो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम साइन स्क्वायर जो लिखा है इसके ऊपर की पावर को हम समाप्त करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x/2।
ये कहाँ से सूत्र आया, cos 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो उसी को सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ लिख देते हैं सूत्र, इसमें गुणा मत समझ लेना, यहाँ से ये सूत्र है। cos 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 dx माइनस cos 2x/2 dx। तो 1/2 dx को सॉल्व करोगे तो x/2 आएगा, और cos 2x का समाकलन होगा sin 2x, और 2x का अवकलन होगा 2, यानी नीचे 2 दूनी 4, और प्लस में एक समाकलन स्थिरांक c। तो विकल्प में देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो इसका पहला विकल्प है x/2 माइनस साइन 2x/4, ये इसका सही जवाब हुआ, इसका पहला विकल्प। अगला सवाल है इसका 5वां खंड, अवकल समीकरण d3y/dx³ का स्क्वायर है, तो कहा है इसका कोटि बताओ। कोटि का मतलब होता है कि कितनी बार हमने डिफरेंशियल किया, तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 3 बार हुआ है, तो इसकी कोटि होगी 3। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का पहला खंड, काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान बताओ। सवाल नंबर 2 का पहला खंड, काट इनवर्स -1/√3 इसका मुख्य मान बताना है। तो ये हो गया काट इनवर्स, और -1/√3 कितने की वैल्यू होती है, काट में, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है काट में 120 डिग्री की, यानी 2π/3। काट 120 का मान होता है ऋण 1/3, ये काट में, तो काट से काट इनवर्स को हटा देंगे, जवाब आएगा 2π/3, और यही हो जाएगा इसका मुख्य मान। अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल है e⁻x y e⁻y है, क्वेश्चन में x+1 = 1, तो कहा है कि दर्शाओ d2y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। ये 1 नंबर का सवाल है, और ये सवाल पीछे के सेट में आया है, लेकिन हम आपको एक ज़रूरी बात बताते हैं कि पेपर बनाने वाले कैसी गलती करते हैं। देखिए इसी सवाल पर आप ध्यान देंगे, और इसका नंबर याद रखना कि 1 नंबर का है ये, और यही सेम सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें नंबर आप देख सकते हैं कि 3 नंबर का है। तो यही ये लोग गलती करते हैं कि उसी सवाल को दूसरे सेट में अलग मार्क देते हैं, और उसी सवाल को दूसरे सेट में अलग मार्क्स देते हैं, जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो एक जैसे सवाल को सॉल्व करने वाले विद्यार्थियों के मार्क में अंतर होने लगता है। तो ये गलती इन्हें नहीं करनी चाहिए, और ऐसे लगभग हर सेटों में इन्होंने किया हुआ है, और ये हम हर सेट में विद्यार्थियों को बताते हैं कि आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर ये लोग फर्जी काम करते हैं। तो एक ही सवाल को सॉल्व करने के लिए अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग अंक देना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। इस पर बोर्ड परीक्षा के जो पेपर बनाते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवालों पर इन्होंने नंबर ऐसे उल्टे सीधे डाल के रखे हुए हैं, अलग अलग स्थान दे दिया उसको। खैर छोड़िए, दूसरे का तीसरा खंड, तो चूंकि हमने इसको पिछले सेट में सॉल्व किया, आप उसको देख के लगा सकते हो। सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड है dy/dx = 1 + y² / 1 + x²। ये 1 नंबर का है, और इसी सवाल को आप ध्यान देना, आगे पीछे के सेट में इसको पलट के सवाल दिया है, 1 + x² ऊपर है और 1 + y² नीचे। देखते हैं वहाँ पे ये कितने अंक का है, हम आपको दिखाते हैं। इसलिए साथों साथ में सेट को हम रखे रहते हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। ये मिलेगा जरूर, ये किसी ना किसी सेट में तो है, क्योंकि हम लोगों ने इसे लगाया हुआ है। ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे इन्होंने ईमानदारी दिखाई है।
वैसा ही सवाल है, बस उस सवाल में y ऊपर है, इस सवाल में y नीचे है, और यहाँ पे ये 1 अंक का है। तो यहाँ पे तो ईमानदारी इन्होंने दिखाई है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड है। सवाल है dy/dx इक्वल है 1 + y² बाई 1 + x²। सवाल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, x को x की तरफ, y को y की तरफ कर दो। तो इस तरफ y करेंगे तो हो जाएगा ये 1 + y² नीचे dy और 1/1 + x² dx। 1 + y² को लिख सकते हैं tan इनवर्स y। जब हम इसका समाकलन करेंगे तब की बात बता रहे हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स y और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में c, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। चाहे तो आप x y को एक तरफ भी लिख सकते हो। उसके बाद अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 का चौथा खंड। x के सापेक्ष साइन ऑफ tan इनवर्स x बाई 1 + x² का समाकलन करना है। सवाल नंबर 2 का चौथा खंड, समाकलन करना है। साइन है, कोष्ठक में tan इनवर्स x है बाई 1 + x² dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स का अवकलन 1/1 + x² होता है, जो कि दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इसी को कुछ मान लेना है। तो हम मान लेते हैं कि tan इनवर्स x बराबर है y। अवकलन करेंगे जब हम, तो ये आएगा 1/1 + x² dx बराबर आएगा dy। तो इस पूरे tan इनवर्स की जगह पे हम y रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन y, ये साइन y हो जाएगा, और 1/1 + x² dx की जगह पे dy। तो सवाल कुछ ऐसा हो गया। साइन का समाकलन होता है माइनस में कास, तो हो जाएगा माइनस कास y + c। अब y की जगह पे हमें tan इनवर्स रखना है, यानी माइनस में कास कोष्ठक में tan इनवर्स x + c, और यही सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल दिखाते हैं हम आपको। सवाल देखिए पहले, सवाल नंबर 2 का 5वां खंड। दी गई घटनाएं a और b ऐसी हैं कि pa की वैल्यू है 1/4 और pb की वैल्यू है 1/2, और दिया है pa इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/8। तो कहा है pa नहीं और b नहीं को ज्ञात करो। आइए इसको लगाते हैं। तो जो ये है सवाल नंबर 2 का 5वां खंड, 5वां है। सवाल में दिया हुआ है कि pa की वैल्यू है 1/4 और pb की वैल्यू है 1/2, और pa इंटरसेक्शन pb इसकी वैल्यू दिया है 1/8। तो कहा है pa नहीं और b नहीं को ज्ञात करो। तो a नहीं b नहीं का क्या मतलब होता है, a नहीं मतलब a डैश या a के ऊपर पावर t लगा सकते हो, और को हम इंटरसेक्शन के निशान से दिखाते हैं, मतलब हमें यही निकालना है pa नहीं और b नहीं। तो इसको सॉल्व 2 तरीके से कर सकते हो। एक हम आपको इसमें आसान तरीका दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक लॉजिकल सवाल है। सवाल ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू pa और pb का गुणा करके आ जाएगा। 1/4 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। कभी कभी नहीं आता है जब, तो उसको अलग तरीके से लगाया जाता है, लेकिन अगर गुणा करके बराबर हो जाए तो उसको अलग तरीके से लगाते हैं। तो खैर यहाँ पे गुणा करके बराबर हो गया है, तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि pa इंटू pb की वैल्यू pa इंटरसेक्शन pb के बराबर है। इस सवाल के हिसाब से pa pb का गुणा 1/8 होगा और pa इंटरसेक्शन pb का मान भी 1/8 है। इसका मतलब ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो a नहीं b नहीं भी स्वतंत्र घटनाओं के रूप में ही होने चाहिए। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे pa नहीं इंटू p b नहीं। अब आप कहोगे ये क्या कर दिए, तो जैसे यहाँ pa pb का गुणा pa इंटरसेक्शन b था, वैसे a नहीं b नहीं का गुणा pa नहीं इंटू pb नहीं, ये हो जाएगा।
तो पी ए नहीं को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, और पी बी नहीं को लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी। तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू है 1/4 और 1 माइनस पी बी की वैल्यू है 1/2। 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 और ये 1/2 गुणा करेंगे तो आएगा 3/8। यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और जब ये गुणनफल मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन वाली वैल्यू बराबर नहीं होती है तो यहाँ पे हमें पी ए यूनियन बी की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा आगे सवाल आया तो हम आपको वो चीज़ भी लगाना सिखाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये सवाल नंबर 3 का पहला खंड है। x और y ज्ञात करो जबकि दिया हुआ है। तो ये सिंपल सवाल है, कैसे लगाना रहता है देखो। हमें x निकालना है तो पहले x देखो कहाँ, 2 का गुणा अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और इसके पोजीशन में ये वाला 2 है, ये इसका दूसरा है तो ये इसका दूसरा, यानी 2x + 2 की वैल्यू है 8। इस सवाल के हिसाब से 2x + 2 की वैल्यू 8 है, यानी 2x की वैल्यू 6 होगी, यानी x की वैल्यू 3। ये सिंपल आप ऐसे लगा सकते हो। अब y यहाँ है तो इस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 + y = 5। तो 5 में से 2 लेस करेंगे 3, यानी x की वैल्यू भी 3 होगी और y की वैल्यू भी 3 होगी। ऐसे सवालों का जो तुलनात्मक सवाल होते हैं, इसको लगाने के लिए हमने जो अवयव का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसमें ऐसे बहुत सारे 2x2 और 3x3 के सवाल हैं, वहाँ से भी आप इसको सीख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड है। x की वैल्यू दिया हुआ a कोष्ठक में थीटा माइनस साइन थीटा और y की वैल्यू है a कोष्ठक में 1 + cos थीटा। तो dy/dx का मान बताओ। ये है सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड। x की वैल्यू है a थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको निकालने हमें dy/dx निकालना है, तो उसके लिए हमें dx/d थीटा निकालना होगा। तो a तो कांस्टेंट है, थीटा का अवकलन 1 होगा और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। ऐसे ही y की वैल्यू दिया हुआ है a कोष्ठक में 1 + cos थीटा। इसको एक समीकरण बना देते हैं, तो यहाँ से हम dy/d थीटा निकालेंगे तो एक वैसे ही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा और cos का आएगा माइनस में साइन थीटा। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब निकालना है dy/dx। तो dy/dx को लिखेंगे dy/d थीटा और dx को लिखेंगे dx/d थीटा। dy/d थीटा की वैल्यू माइनस में a साइन थीटा, हमने इस माइनस को बाहर लिख दिया, और इसकी वैल्यू है a1 - cos थीटा। a से a कट जाएगा, आगे यहाँ माइनस लग जाएगा, यानी माइनस में साइन थीटा बटे में 1 - cos थीटा। चाहे तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, साइन थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसे यहाँ पे cos थीटा को लिख सकते हैं 1 - 2 sin² थीटा/2। तो उस तरीके से इसको सॉल्व अगर करना है तो ये आएगा माइनस में 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 और 1 - cos थीटा को लिखेंगे 1 - 2 sin² थीटा/2। तो ये 1 से 1 कट जाएगा और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 और बटे में यहाँ हो जाएगा 2 sin² थीटा/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, फिर भी नीचे साइन रह जाएगा, यानी आएगा ये cot थीटा/2। तो इसके 2 जवाब आप लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको जवाब लिख दो या फिर इसको, दोनों सवाल का जवाब, मतलब दोनों जवाब इस सवाल के लिए सही है। अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं, सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड। समाकलन करना है e⁻x tan 1x + 1/1 + x² dx का मान ज्ञात करो। तो ये एक सिंपल सवाल है, बिना लगाए आप इसका जवाब दे सकते हो। अगर e⁻x से गुणा है और अंदर ऐसे 2 फलन लिखे हैं जिसमें से एक फलन दूसरे का अवकलन है, तो यहाँ पे जिसका अवकलन दिया हुआ है वही उस सवाल का जवाब हो जाएगा।
यानी इसका उत्तर आएगा e⁻x tan इनवर्स x। लेकिन अगर आपको डिटेल में लगाना है, कभी कभी यही सवाल बड़े अंक में हो जाते हैं, तो आप कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए हम लगा देते हैं यहाँ पे e⁻x tan इनवर्स x है, एक साथ लिख लो, और e⁻x का गुणा करा देते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर dx का, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको? इसको सॉल्व कर लो, एक को सॉल्व कर लो और एक को छोड़ दो। तो यहाँ पे हम इसको खंडशः समाकलन से लगाएंगे। खंडशः समाकलन से लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेते हैं और दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सीरीज को लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x और e⁻x dx, और फिर माइनस लगाना है। अब इसके आगे हमें d/dx लगाना है। tan इनवर्स x e⁻x dx, यानी जो कुछ लिखा है उसके आगे हमने ये लगा दिया। अब इस पूरे का हमें समाकलन करना, और ये जो पार्ट है ये आगे ऐसे ही लिख देना, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो e⁻x का समाकलन तो वही होता है, यानी ये यही आया। tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, अवकलन करना है चूँकि, तो ये हो जाए, और e⁻x का e⁻x ही होगा, यानी ये आएगा e⁻x 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, और वही चीज़ आगे प्लस में आप देख सकते हैं। तो ये सिस्टम कट जाएगा और जवाब में आएगा e⁻x tan इनवर्स x प्लस में c, जो कि हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो सिंपल आप ये याद रखना कि अगर कोष्ठक में दो लोग जोड़ या घटाने के साथ दिए गए हैं और उनमें से कोई एक दूसरे का अवकलन है, तो जिसका अवकलन है वही उस सवाल के लिए जवाब बन जाएगा। उसके बाद अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 3 का चौथा खंड। यदि बिंदुओं ABCD के निर्देशांक दिए हुए हैं जो भी, तो रेखाओं AB और CD के बीच का कोण बता। आइए इसको लगाते हैं। तो सवाल में ABCD सबके निर्देशांक इन्होंने दे रखे हैं, जो कि है सवाल नंबर 3 का चौथा खंड। ए का निर्देशांक से जो वेक्टर बनेगा उसको हम कहेंगे OA वेक्टर, और 1 2 3 निर्देशांक है तो i कैप, 2j कैप और 3k कैप, ये हो गया। बी का निर्देशांक दिया है तो उससे हम बी की स्थिति सदिश बनाएंगे। 4 5 7 दिया है तो 4i कैप, 5j कैप और 7k कैप। यहाँ से हम AB वेक्टर निकालेंगे, यानी AB वाली रेखा, जो कि होगी OB माइनस OA। तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये हो गया AB वेक्टर। अब C का निर्देशांक भी दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे OC वेक्टर। निर्देशांक था ऋण 4 3 ऋण 6, ऋण 4 था तो ऋण 4i कैप, 3 था तो 3j कैप, और ऋण 6 था तो ऋण 6k कैप। और D का निर्देशांक दिया हुआ है इन्होंने 2 9 2, यानी 2i कैप, 9j कैप, 2k कैप। तो CD वेक्टर की वैल्यू होगी OD माइनस OC। तो D में से C को घटाओ, 2 में से ऋण 4 घटाएंगे तो धन 6 हो जाएगा, और 9 में से 3 घटाएंगे तो प्लस में 6 आएगा, और 2 में से 6 घटाएंगे तो ऋण है वो जुट जाएगा, 8 हो जाएगा, 8k कैप। अब ये AB वेक्टर और CD वेक्टर मिल गया। यहाँ से आप सीधे सीधे जवाब दे सकते हो। देखो AB का डबल है ये बिल्कुल, यानी एंगल 0 डिग्री होगा। दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है और डायरेक्शन भी एक जैसा है। या फिर अगर आपको निकालना है एंगल तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आइए निकाल के देखते हैं। बीच का हमें कोण ही निकालना है। तो AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर का सूत्र होगा AB इंटू CD cos थीटा। AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर, दोनों का डॉट गुणा कराओ, 3 6 18,
और 3 का गुणा 6 में ये भी 18 और 8 का गुणा 4 में 32। और उसके बाद ए बी रेखा की मैग्नीट्यूड तो 3 3 4 है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। सी डी के लिए होगा 6 का वर्ग और 8 का वर्ग इंटू कास थीटा। जोड़ दो 18 18 36 और 36 और 32 68 और ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 धन 9 16 और इसका हो जाएगा 36 36 64 कास थीटा बराबर 16 9 25 और 25 9 34 और 36 और 36 72 यानी 6 4 10 6 16 और 6 3 9 3 15 1 16 116 कास थीटा। यहाँ पे जोड़ में गड़बड़ी हो गई। 6 4 10 6 16 6 3 9 3 12 1 13 136 कास थीटा। तो ये हो गया 34 गुणे 136 को लिख सकते हैं 34 गुणे 4 4 चौक को 16 4 3 12 1 13 कास थीटा। तो 34 34 दो बार है, वर्गमूल में हो जाएगा 34 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 कास थीटा। और इधर हो गया ये 68, 34 दूनी 68 68 कट जाएगा यानी कास थीटा की वैल्यू आएगी 1 और 1 का मतलब कास 0 और यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो सिंपल आप ऐसे लगा या फिर दूसरा तरीका यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लिख सकते हो कि चूंकि ए बी वेक्टर बराबर है ए बी वेक्टर, यहाँ पे देख सकते हो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच रिलेशन। सी डी वेक्टर में ए बी वेक्टर के साथ मान लो 2 से गुणा किया तो सी डी वेक्टर बनेगा। तो चूंकि 2 ए बी वेक्टर बराबर हो गया सी डी वेक्टर लिखेंगे, इसलिए ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर समांतर हैं, इसलिए इनके बीच का कोण शून्यांश है। वहीं अगर ये संकेत में माइनस होते तो समांतर तो थे लेकिन विपरीत दिशा हो जाती तो बीच का कोण 180 डिग्री हो जाता। तो ये हुआ इस सवाल का जवाब। और उसके बाद के जो आगे के सवाल हैं, सवाल नंबर 4 से आगे के, इनको हम आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और साथों साथ सवाल भी लगाइए, अपनी परीक्षा की तैयारी भी कीजिए क्योंकि आपके परीक्षा की तिथि निर्धारित हो गई है और वो है 24 फरवरी से लेकर के 12 मार्च का समय है। यहाँ पे परीक्षा होनी है, तो उससे पहले हम लोग अनसॉल्व को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भी सॉल्व कर लेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाया समझाया समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।